नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है क्षितिज, उसका अध्याय नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, सांवले सपनों की याद। और देखिए, यह जो सांवले सपनों की याद ये जो पाठ है, इसके जो रचयिता हैं यानी इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जाबिर हुसैन। देखिए आपके सामने उनकी फ़ोटो है। ये जाबिर हुसैन जी जो है, इनका जो लेखक परिचय है वो हम जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है अपना अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अगर आपके पास पाठ्यपुस्तक है विद्यार्थियों, तो आप पाठ्यपुस्तक को अपने सामने खोल करके बैठें, अन्यथा आपके सामने स्क्रीन पर भी पाठ्यपुस्तक चल रही है तो आप वहां से देख सकते हैं। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। यानी जाबिर हुसैन जी का हम जो लेखक परिचय है वो जान रहे हैं। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, जैसे डोला बीबी का मंजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये सब प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं, यानी बहुत ही उनकी प्रशंसा हुई है, बहुत ही वो चर्चा में रही हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है, यानी बिल्कुल नया तरीका है। तो अब हम जानते हैं इस पाठ के बारे में। ये पाठ क्या कहता है हमें, तो प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो चलिए देखते हैं, हमारा अध्याय यहाँ से शुरू होता है, सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधे पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध चाली में से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी।
और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरेया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था? मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरेया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरेया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाई अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते
क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। देखिए कितना मनोरम चित्रण किया है एक पक्षी विज्ञानी के लिए, कितना पक्षी प्रेम होता है उनमें। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके प्रश्न अभ्यास हम देख लेते हैं, इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर के लिए आपके सामने एक बहुत ही शानदार सी PDF है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी और इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया के देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? तो देखिए सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? तो इसका उत्तर आपका सिंपल सा साधारण सा रहेगा कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। चलिए अब अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका आशय हमें स्पष्ट करना है। देखिए, क है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका क्या मतलब है? तो साधारण सी बात है कि लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे और वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा और सरल जीवन जीते थे। इसलिए कहा गया था कि जो सालिम अली हैं वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अगला देखिए, ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो उत्तर सिंपल सा है कि मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य संसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। अगला देखिए, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है, जबकि जो सागर होता है वो अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि वो एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बतलाइए। तो सांवले सपनों की याद नामक पाठ की जो भाषा शैली संबंधी विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि सबसे पहला है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग, यानी इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। उदाहरण दिया, जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद, ये सब जो है संस्कृत शब्द हैं। संस्कृत शब्दों का जो उर्दू शब्द हैं और संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीत में और प्रतिरूप। देखिए, ऊपर वाले कुछ उर्दू शब्दों के उदाहरण थे और नीचे वाले कुछ संस्कृत शब्दों के उदाहरण हैं।
और जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहने लगती हैं, जैसे अंतहीन सफ़र, प्रकृति की नज़र, दुनिया संगीत में, जिंदगी का प्रतिरूप। देखिए किस तरीके से उपयोग किया है। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा उर्दू का है। दूसरी क्या विशेषता लिखेंगे हम कि जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। उदाहरणतः सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अगला देखिए, अलंकारों का प्रयोग। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग भी किया है। जाकिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। साधारणतः अब तो वे उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। इसमें उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। ये भी देखिए। अगला, रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ये देखिए प्राकृतिक चित्रण है, यानी ये रूपक अलंकार है। आगे देखिए, भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। उदाहरणतः कवि में छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का उपयोग करते हैं और जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं, जैसे कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। तो ये सब इनके विशेषता थी भाषा शैली की। अगला प्रश्न देखिए, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे कि लेखक ने सलीम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सलीम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गोरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घाम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहे और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। अगला प्रश्न देखिए, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक जो शीर्षक है, इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाते हैं कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। तो सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सभी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित हैं। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक है किंतु गहरा रहस्यात्मक है, यानी रहस्यात्मक है, बहुत गहरा रहस्य इसमें छिपा है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ और प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।